नन्हे नन्हे दानों को जैसे चुगती है चिड़िया रानी, वैसे ही हर क्षण को संवार कर बनाए एक बेहतरीन कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट बाल कार्यक्रम में। मैं हूँ आपकी अलबेली दोस्त प्रतिष्ठा त्रिपाठी और साथ में है सोनल। मैं हूँ आपका चुलबुला दोस्त ऋषि। मैं आसवी। मैं आरवी। मैं हूँ विराट मोहन शर्मा। और मैं हूँ ईशान सिंह। और लाए हैं आप सबके लिए एक नया खजानों का पिटारा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत एक कविता से करते हैं। 3 रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिल का यही तो स्वाभिमान है। यही गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। दोस्तों, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है और ये हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। हमें राष्ट्रीय ध्वज की शान, मान और गौरव को बनाए रखने के लिए सदैव ध्वज का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति श्रद्धा पैदा करने के उद्देश्य से स्कूलों, कॉलेजों, खेल शिविरों जैसे शैक्षणिक संस्थानों में तिरंगा फहराया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का गौरव का शक्तिशाली प्रतीक है। दोस्तों, अब वक्त है एक ऐसे दिन को याद करने का जो जुड़ा है हमारे वीर जवानों और उनकी बहादुरी और तिरंगा की आन बान शान से। जी हाँ, राष्ट्रीय झंडा दिवस भारत में 22 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन सिर्फ एक झंडे का नहीं बल्कि उस सम्मान, उस बलिदान और उस गौरव का प्रतीक है जो हमारे देश के जवानों और नागरिकों ने इस तिरंगे की शान में किया है। ना जाने कितने देशभक्तों ने तिरंगे के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तिरंगा हमारे देश की संस्कृति, सोच और लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए हम सबको अपने राष्ट्रीय ध्वज का महत्व पता होना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का कपड़ा नहीं बल्कि 3 मूल्यों का पहचान है। केसरिया रंग त्याग और साहस का प्रतीक, सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक, हरा रंग प्रकृति और विकास का प्रतीक और बीच में घूमता अशोक चक्र जो हमें न्याय, सत्य मार्ग और निरंतर कर्म की प्रेरणा देता है। अच्छा दोस्तों, बातें तो बहुत हो चुकी। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। चलो आप सभी से पूछता हूँ। मेरा प्रथम प्रश्न, अच्छा बताओ, राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ कौन से कपड़े से ही बनाया जाता है? हमें तो नहीं पता ऋषि। तुम्हें बता दो ऋषि। राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ खादी के कपड़े से ही बनता है। चलो मैं एक और प्रश्न पूछता हूँ। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये भी तुम ही बता दो ऋषि। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अच्छा दोस्तों, आपने कभी तिरंगे को फहराते हुए देखा है किसी सैनिक के हाथों? उस समय उसकी आंखों में जो गर्व होता है वह अनमोल है। और आज राष्ट्रीय झंडा दिवस के अवसर पर हम सबको यह प्रण लेना चाहिए कि हम ना सिर्फ तिरंगे की इज्जत करेंगे बल्कि अपने कर्तव्य को भी निभाएंगे। तो चलिए आज तिरंगे को सलाम करते हैं, ना सिर्फ दिल से बल्कि कर्म से भी। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे देश का तिरंगा जब शान से लहराता है तो हर भारतीय का सीना गर्व से फूलकर चौड़ा हो जाता है। 22 जुलाई भारत की आज़ादी के इतिहास में खास दिन है जिसे साकार करने के लिए देश के अनेक वीर सपूतों ने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ना जाने कितनी वीरांगनाएं भी बलिदान देने से पीछे नहीं हटी। तभी तो हम सदा कहेंगे, शान से कहेंगे, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अच्छा दोस्तों, हमने राष्ट्रीय ध्वज दिवस पे तो बहुत बात कर ली, लेकिन अभी हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एक मित्र जुड़े हैं जो तब से पन्ने पलट रहे हैं। लगता है वो हमें आज कुछ सुनाना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं उनका नाम और आज वो हमें क्या सुनाने आए हैं। आपका नाम क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशान। और आज आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? मैं आज आप सबको कोशिश करने वालों की हार नहीं होती सुनाने जा रहा हूँ, जो रची गई है सोहन लाल द्विवेदी द्वारा। तो बिल्कुल सुनाइए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना न खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। हाँ जी, आज के दिन ही साल 1969 में इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था, एक छोटा कदम इंसान का, लेकिन बहुत बड़ी छलांग पूरी इंसानियत के लिए। वाव! सोचिए दोस्तों, जब चांद पर चलना मुमकिन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बस सपनों में उड़ान भरनी है। हाँ, और वहीं दूसरी ओर आज है शतरंज दिवस, जिसमें राजा, वजीर, ऊंट, घोड़ा, प्यादे सब मिलकर खेलते हैं। बुद्धि का सबसे धैर्य भाला है ये। वैसे मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि अगर चांद पर भी चेस खेला जाए तो प्यादे कहाँ जाएंगे? गुरुत्वाकर्षण में उड़ तो नहीं जाएंगे? हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक बात बोली। हो सकता है प्यादे सीधा कूदकर वजीर बन जाएं। दोस्तों, बातें तो बहुत हो गई, समय है कुछ रिडल्स का। तो दोस्तों बताइएगा इन प्रश्नों का उत्तर। ऐसी कौन सी नाजुक चीज है जिसका नाम लेने से वह टूट जाती है? बताओ बताओ, सब शांत क्यों हो गए? ईगो, ना, इमोशंस, नहीं नहीं, जैसे तुम शांत बैठे थे ना, बस इससे ही कुछ मिलता जुलता सवाल है। मौन या शांति? दोनों में से कोई एक चीज। मौन? हाँ, आप सबने बिल्कुल ठीक बोला, बस थोड़ा अटक के बोला। अच्छा चलो मेरी बारी, मैं पूछती हूँ तुम लोगों से एक पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? मछली? नहीं, चलो मैं ही बता देती हूँ, इसका सही उत्तर है परछाई। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अच्छा, मेरे पास भी एक रिडल है, पूछूं? हाँ, क्यों नहीं? तैयार हैं हम। कमर बांधे कोने में खड़ी, हर घर को इसकी जरूरत पड़ी, बताओ क्या है? झाड़ू। अब मेरी बारी। कभी स्टेडियम में गर्मी क्यों नहीं लगती? सनरूफ होती है। चलो आरवी आप ही बता दो। क्योंकि हर सीट पर फैंस होते हैं। अच्छा, चलो मेरी बारी। एक टीचर है जो क्लास में हर रोज सनग्लासेस पहन कर जाती है, बताओ क्यों? क्योंकि उसकी आंखें कमजोर होंगी। नई सनग्लासेस क्यों पहनेगी? या फिर फैशन के लिए? नहीं, हाँ, इसका उत्तर मेरे को पता है, क्योंकि उसके जो विद्यार्थी थे वो बहुत ब्राइट थे। सही उत्तर। अब मेरी बारी। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम दिखाई देती है? बोलो बोलो और अपना दिमाग दौड़ाओ। सब शांत क्यों हो गए? अरे तो सोचना भी तो पड़ेगा ना तुम्हारे सवाल का। ज्यादा मुश्किल है क्या? हाँ। अंधेरा। क्या बात है, आपने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब मैं पूछती हूँ, एक डॉक्टर हमेशा शांत क्यों रहता है? क्योंकि उसको जो मरीज उसके पास आता है उसकी प्रॉब्लम सुननी पड़ती है। नहीं। तुम ही बता दो फिर। ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कायरा है। आज मैं आप सबको कुछ चुटकुले सुनाने जा रही हूँ। रीता ने अंग्रेजी बोलने की नई ट्यूशन शुरू की थी। उसके मास्टर जी ने पूछा, रीता तुम कल ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं आई थी? रीता ने बोला, वो कल हमारे यहाँ मंदिर में ब्यूटीफुल ट्रेजेडी थी ना, इसलिए मैं नहीं आई। मास्टर जी ने पूछा, ये ब्यूटीफुल ट्रेजेडी क्या है? रीता ने बड़े हंसते हुए कहा, सर जी सुंदरकांड, आपको इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती? रात में सुनील को एक मच्छर ने काट लिया। सुनील गुस्से में रात भर मच्छर मारने के लिए उसके पीछे डंडा लेकर भागता रहा। ऐसा करते करते सुबह हो गई, फिर भी उसे मार नहीं पाया। सुनील बोला, चलो
कोई बात नहीं, इसे मार तो नहीं पाया, लेकिन शुक्र है कि मैंने इसे रात भर सोने भी नहीं दिया। पापा ने गोलू को बोला, अमेरिका में 15 साल के बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं और तुम्हें देख लो। गोलू ने हंसते हुए कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, भारत में तो 1 साल का बच्चा भी पैरों पर खड़ा हो जाता है और 2 साल का बच्चा तो भागने लगता है। पापा ने गप्पू से पूछा, आज तक तुमने कोई भी ऐसा काम किया है जिससे मेरा सिर ऊंचा हो जाए? गप्पू ने कहा, याद करो पापा, एक बार मैंने आपके सिर के नीचे 2 तकिए लगाए थे। तो दोस्तों, अब समय है कुछ टंग ट्विस्टर्स का। आप सबको यह लाइन 5 बारी रिपीट करनी है और लाइन है, पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी। अच्छा, मैं ट्राई करूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चकौड़ी। नहीं, पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी। तुम तो मेरे को भी भुला दोगे। अच्छा, फिर से ट्राई करता हूँ। पानी में पकौड़ी कचौरी की चटोरी, पानी में पकौड़ी कचौरी की चटोरी, पानी में पकौड़ी कचौरी की चटोरी, पानी में पकौड़ी कचौरी की चटोरी। अरे क्या बात मेरा है। दिमाग घूम गया। इस बरसती धूप में आपको मजा आ ही रहा होगा, है ना दोस्तों? हाँ, मेरे को तो बहुत मजे आ रहे हैं। अरे पर किसी ने तो पूछा ही नहीं कि मैंने बरसती धूप क्यों बोला। पूछो तो। क्यों बोला? अब इतनी तेज धूप और गर्मी को और क्या ही कहेंगे। अच्छा चलो ये बताओ, तुम सबने अपनी छुट्टियों में किया क्या? मैं तो अपने दादा दादी के घर घूमने गया था। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर वहाँ पे किया क्या? मेरे दादा दादी के घर पर फंक्शन था, वहाँ पे मैंने बहुत मजे किए। वहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए थे, पकवान खाए थे और मजा ही आ गया था। विराट, इतने चुप चुप क्यों बैठे हो? क्योंकि मेरे पास कुछ अभी बोलने के लिए नहीं है। बस मेरे को इतना पता है कि छुट्टियों में मैंने 24 घंटे में बस 20 घंटे सोया हूँ, बाकी 4 घंटे मैंने पढ़ाई करी है। सोनल, मैं तो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गई थी और नानी के घर भी गई थी। साथ साथ में हॉलिडे होमवर्क भी करना पड़ा। आसवी तुमने? मैं अपने नानी के घर गई थी, आइसक्रीम भी खाई थी और मजे भी किए थे। और आरवी? मैं भी नानी के घर ही गई थी। दोस्तों, नानी के घर तो अभी मैं भी जाऊंगा, लेकिन मेरी नानी आइसक्रीम की चटोरी नहीं, गोलगप्पों की चटोरी है। अच्छा प्रतिष्ठा, तुमने तो सबसे पूछ लिया। अपनी तो गर्मी की छुट्टियों का फुल ऑन अपडेट तो बताओ। कहीं हिल स्टेशन पर चिल किया या फिर नानी के घर जाकर आम के पेड़ पर डाली में झूला या खाए? देखो ये सब तो किया मैंने, पर टीवी के पास बैठ के। वैसे अगर देखा जाए तो मैंने इस बार खूब गाने सुने। नए या पुराने? इस बार तो मैंने पुराने गाने सुने, स्पेशली 90 के दशक के। फिर तो पक्का तुमने ये सारे गाने आकाशवाणी पे ही सुने होंगे। बिल्कुल सही कहा विराट। मेरे पापा बताते हैं कि पहले आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले गीतों का बहुत क्रेज हुआ करता था, खासकर प्रोग्रामों का। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है ये कौन से साल में शुरू हुआ था? हाँ, मेरे को पता है, 1936। नहीं, और किसी को पता है? 1927? नहीं, 1920? नहीं। चलो मैं ही बता देती हूँ, 1930 में शुरू हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल आकाशवाणी को 90 साल हो जाएंगे। हाँ, सही कहा। तो दोस्तों, अब मैं आपको आकाशवाणी के बारे में एक रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ। आकाशवाणी भारत का राष्ट्रीय प्रसारक है जो 1936 से प्रसारण कर रहा है। इसकी शुरुआत 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब द्वारा रेडियो प्रसारण के साथ हुई थी और बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया था। अच्छा दोस्तों, मेरे पास भी कुछ रोचक जानकारियाँ हैं, चलो आप सभी को बताता हूँ। आकाशवाणी नाम प्रसिद्ध कवि पंडित नरेंद्र शर्मा ने सुझाया था। भारत में रेडियो की सबसे बड़ी संस्था है आकाशवाणी। और पता है दोस्तों, आकाशवाणी का आदर्श वाक्य क्या है? नहीं, तुम ही बताओ। आकाशवाणी का आदर्श वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसका अर्थ है बहुतों के हित और सुख के लिए। और पता है दोस्तों, आकाशवाणी के पास देश में 400 से भी अधिक स्टेशन हैं, जो लगभग पूरे भारत को कवर करते हैं। अरे होगी भी क्यों नहीं, आकाशवाणी 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करता है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुना जा सकता है। इसका उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। अब चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हवा महल का शॉर्ट प्ले या फिर जयमाला के फिल्मी गीत, सब
एक से बढ़कर एक एंटरटेनिंग और लोकप्रिय कार्यक्रम थे। अच्छा दोस्तों, बातें तो बहुत हो चुकी। मेरे पास आकाशवाणी 90 से रिलेटेड एक कविता है, सुनाऊं? नेकी और हाँ, पूछ बिल्कुल। पूछ। 90 बरस की बोली मीठी, हर दिल में इसकी गूंज बसी, गांव शहर हर कोने तक आवाजों की ये सेतु बनी। कभी गीत कभी ज्ञान का सागर, हर क्षण इसका साथ अनोखा, 90 साल फिर भी जवान, आकाशवाणी है भारत की शान, आकाशवाणी है भारत की शान। अरे वाह ऋषि। अच्छा दोस्तों, अब मुझे ये बात पता चल गई है कि लोग सच कहते हैं कि वाकई रेडियो सिर्फ सुनने का नहीं, महसूस करने का माध्यम है। हाँ हाँ बिल्कुल, आकाशवाणी ने समय के साथ अपने प्रसारणों की विविधता में निरंतर वृद्धि की है और आज भी यह भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं और विविधताओं को प्राथमिकता देता है। हाँ विराट, आपने बिल्कुल सही कहा। आकाशवाणी आज भी भारतीय संस्कृति, भाषाओं और लोक कला को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। हाँ बिल्कुल सही। रेडियो पहली ऐसी तकनीक थी जिसने लोगों को लंबी दूरी तक संचार करने की अनुमति दी। इसका मतलब यह था कि किसी से व्यक्तिगत रूप से बात करने या पत्र भेजने के बजाय आप अब दुनिया भर के लोगों से बात कर सकते थे। रेडियो ने लोगों को एक दूसरे के साथ संगीत, समाचार और कहानियां साझा करने का अवसर दिया। यह पहली बार था जब लोग अपने विचारों और अनुभवों को बड़े समूह के साथ साझा कर सकते थे। हे कारगिल के अमर जवानों, करते तुम्हें हम नमन 100 बार, देकर कुर्बानी अपने जीवन की, किया हम पर बड़ा उपकार। दोस्तों, मेरे कोटेशन से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कारगिल विजय दिवस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। और पता है, ये दिन भारत की विजय और भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक है। अच्छा दोस्तों, अब मेरे पास भी कारगिल दिवस से संबंधित एक छोटी सी कविता है। जान लिया था उन्होंने वतन से ज्यादा और कोई धर्म नहीं होता, मानते थे वो वीर इस तिरंगे से बड़ा और कोई कफन नहीं होता। दूर कहीं वो अपने घर से वतन की हिफाजत करता है, अपनी माँ को अकेला छोड़ वो भारत माँ की रक्षा करता है। रख कर पत्थर दिल पर अपने, सब रिश्तों के मोह वो त्यागता है। हंसते हंसते जान वो अपनी भारतवासियों के नाम लुटाता है। दुख होता है उसे भी जब परिवार छोड़ वो सरहद जाता है। कल वापस लौटेगा या नहीं कुछ पता भी नहीं होता है, फिर भी गम छिपाकर मुस्कुराता वो रहता है। तिरंगे में लिपटे एक दिन यही सपना उसका होता है। अच्छा, मेरे पास कुछ रोचक जानकारियां हैं जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। जो कारगिल दिवस का युद्ध है, उसको ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। और पता है, ये अभियान लगभग 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई को समाप्त हुआ था, जिसमें भारत ने विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, यह युद्ध समुद्र तल से लगभग 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ था, जहाँ का तापमान लगभग -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और इस युद्ध में भारत के लगभग 527 वीर जवान शहीद हुए और 1300 से ज्यादा घायल भी हुए थे। ये दिवस भारत माता के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिन्होंने सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज जिस हवा में हम खुलकर सांस ले रहे हैं, उसके लिए धरती माँ के ना जाने कितने ही सपूतों ने अपने प्राण गंवाए हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं कायरा आपको एक ऐसे वीर क्रांतिकारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। कहानी उस नौजवान की है जिसने अपने नाम से ही बगावत की मशाल जला दी थी। जब चंद्रशेखर आजाद को पहली बार अंग्रेजों ने पकड़ा और कोर्ट में पेश किया गया, तो मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा। उन्होंने बड़ी निडरता से जवाब दिया, नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्र और निवास जेल। पूरा कोर्ट स्तब्ध रह गया। ये आजादी की ज्वाला थे, जिन्हें कोई भी ताकत झुका नहीं सकती थी। उन्होंने संकल्प लिया था, मैं कभी भी अंग्रेजों के हाथों जीवित नहीं पकड़ा जाऊंगा। और जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया, तो उन्होंने अपनी अंतिम गोली खुद पर चला दी, लेकिन अपना वादा निभाया। उनका जीवन आज भी हमें यही सिखाता है, सच्चा देशभक्त ना झुकता है ना डरता है, वो आजाद ही जीता है और आजाद ही मरता है। जय हिंद। पंचतंत्र की कहानी शीर्षक है नकली तोता।
एक बार की बात है कि एक घने जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत सारे तोते बड़े आराम से, बड़े प्यार से रहा करते थे। तोते अपने स्वभाव के अनुसार हमेशा इधर उधर की तमाम बातें कर कर अपना मन लगाते रहते थे। उन्हीं में से एक मिट्ठू नाम का तोता था। वो तोता बहुत कम बोलता था, यानी कि मितभाषी था, और उसको शांत रहना अति पसंद था। सारे के सारे तोते उसकी इस आदत का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मिट्ठू कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। एक दिन दो तोते आपस में बात कर रहे थे। पहला तोता बोला, मुझे एक बार बहुत अच्छा आम मिला था, मैंने पूरे दिन उसे बड़े चाव से खाया। इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन आम का फल मिला था, मैंने भी उसे बड़े चाव से खाया। वहीं मिट्ठू तोता चुपचाप बैठा था। तब तोतों के मुखिया ने उस मिट्ठू तोते को देखकर कहा, अरे मिट्ठू, हम तोतों का तो काम ही होता है बात करना, और एक तुम हो जो हमेशा चुप रहते हो। मुझे तो तुम असली तोते लगते ही नहीं, तुम तो नकली तोते हो। इस पर सभी तोते उसे नकली तोता, नकली तोता, नकली तोता कहकर बुलाने लगे, लेकिन मिट्ठू तो मिट्ठू, वह फिर भी चुप रहा। उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। दिन बीतते जा रहे थे, समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन रात में मुखिया की बीवी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीवी बड़ी परेशान रोती हुई आई और उसने पूरी बात बताई। किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है और वो हमारे ही झुंड में से एक है। यह सुनकर मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा के लिए इकट्ठा हो गए। मुखिया ने कहा, मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए भी देखा है। वह चोर आप लोगों में से कोई एक है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। और एक बात और बता देता हूँ, उस चोर ने अपने मुंह को कपड़े से ढककर रखा हुआ था, लेकिन उसकी चोंच बाहर दिख रही थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। अब पूरे झुंड की निगाह मिट्ठू तोते और हीरो नाम के एक दूसरे तोते पर थी, क्योंकि झुंड में केवल इन दोनों तोतों की ही चोंच लाल रंग की थी। यह सुनकर सभी मुखिया से चोर का पता लगाने के लिए बोलने लगे, लेकिन मुखिया ने सोचा कि ये दोनों मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ कि तुम चोर हो क्या। इसलिए मुखिया ने एक कौवे से इसका पता लगाने के लिए मदद ली। असली चोर का पता लगाने के लिए कौवे को बुलाया गया। कौवे ने लाल चोंच वाले हीरो और मिट्ठू तोते को सामने बुलाया। कौवे ने दोनों तोतों से पूछा, तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे? हीरो, मिट्ठू, बताओ तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे? इस पर हीरू तोता जोर जोर से बोलने लगा, मैं उस दिन बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर मैं तो जल्दी सोने चला गया था। वहीं मिट्ठू तोते ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा, मैं उस रात सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवे ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? इस पर हीरू तोता फिर बड़ी तेज आवाज में बोला, मैं उस रात सो रहा था, मेरे बारे में सब जानते हैं, ये चोरी मिट्ठू ने की होगी, इसलिए वह इतना शांत होकर खड़ा है। मिट्ठू तोता चुपचाप खड़ा हुआ था। सभा में मौजूद सभी तोते शांति से चुपचाप यह सब देख रहे थे। मिट्ठू तोता फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने ये चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कौवा मुस्कुराकर बोला, मुखिया जी, चोर का पता चल गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से कौवे की ओर देखने लगे। कौवे ने बताया, देखिए मुखिया जी, चोरी हीरू तोता ने की है। इस पर मुखिया ने पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं? कौवे ने मुस्कुराकर कहा, हीरू तोता जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा था, जबकि मिट्ठू तोता जानता है कि वह सच बोल रहा है, इसलिए वो अपनी बात आराम से कह रहा था। वैसे भी हीरू तोता बहुत बोलता है, उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है मुखिया जी। इसके बाद हीरू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसने सारे तोतों से
क्षमा मांगी। यह सुनकर सभी तोते हीरू तोते को कड़ी सजा देने की बात कहने लगे, लेकिन मिट्ठू तोता तो बड़ा भोला था स्वभाव से। तो उसने कहा, मुखिया जी, हीरू तोते ने अब गलती मान ली है, उसने अपनी माफी मांग ली है, इसलिए उसे दंडित ना किया जाए तो अच्छा रहेगा। उससे पहली बार ये गलती हुई है, इसलिए उसे क्षमा कर दें। ये बात सुनने के बाद मुखिया ने हीरू तोते को माफ कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी ज्यादा बोलकर हम अपनी अहमियत खो देते हैं, इसलिए जरूरत के समय ही हमें बोलना चाहिए। और साथ साथ हमें मिट्ठू तोते की तरह उदारता दिखाकर क्षमा करना भी सीखना चाहिए। दोस्तों, बातों का सफर यहीं रुकता है, हंसी और पहेलियों का रंग बिखरता है। हर शब्द में था एक छोटा सा उपहार, थोड़ा सा ज्ञान और मुस्कान अपार। अब चलते हैं, मिलेंगे जल्द फिर से नए जज्बे, नए रंगों के सिलसिले से, इसी चैनल, इसी फ्रीक्वेंसी पे। तब तक रहिए खुश और दीजिए इजाजत अपने रेडियो सखा ऋषि पांडे और उनके मित्र आसवी वर्मा, सोनल, प्रतिष्ठा, विराट मोहन शर्मा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।